हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू वाचिंग यूपीएससी लाइब्रेरी। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020 नोटिफिकेशन। बिकॉज यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसके बारे में देखें। सो सीएपीएफ का जो हमेशा से पहले जो सीएपीएफ का जो नोटिफिकेशन आता था वो हमेशा से पहले अप्रैल और मई के मंथ में आता था। बट जो कोविड सिचुएशन की वजह से यूपीएससी ने अपना सारा स्केड्यूल तो अपना चेंज कर दिया है, और जो न्यू स्केड्यूल उसने निकाला तो उसमें रिमेनिंग एग्जाम की डेट्स सारी की सारी निकाल दें और फिक्स भी कर दिए हैं। सो सीएपीएफ की भी उसके उन्हीं के साथ ही सीएपीएफ की डेट्स भी उसने निकाल दी। सो इसका जो नोटिफिकेशन जो आज आ चुका है, सो उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 18 अगस्त से, जो कि आज है, आज से इसके रजिस्ट्रेशन या जो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और इसका लास्ट डेट इसकी 7 सितंबर तक है। सो 7 सितंबर तक इसके फॉर्म फिल होंगे और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 20 दिसंबर 2020 को होगा। सो इस वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये नोटिफिकेशन है यूपीएससी का सीएपीएफ 2020 का। सो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो स्टार्टिंग डेट 18 अगस्त है जिसके अकॉर्डिंग, और इसकी लास्ट डेट 7/9 जो कि 7 सितंबर है। सो हाउ टू अप्लाई। और इसका जो एप्लीकेशन जो अप्लाई करते हैं वो ऑनलाइन मोड से ही कर सकेंगे। सो इसमें ऑनलाइन मोड से ही कर सकेंगे। और इसमें जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या क्या जो रिक्वायरमेंट जो है, उनकी फोटो आईडी होनी चाहिए, देन आधार कार्ड, देन वो आधार कार्ड के अलावा वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या एनी अदर फोटो आईडी जो भी हो, जो गवर्नमेंट ऑथराइज वो आईडी होनी चाहिए जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करी है। देन द डिटेल ऑफ द फोटो आईडी डिटेल कॉपी होनी चाहिए, देन प्रोवाइड जो कैंडिडेट। देन इसके अलावा स्कैन कॉपी होनी चाहिए फोटो आईडी की जब उसके टाइम एग्जाम के टाइम में। देन द फोटो आईडी कार्ड विल बी यूज फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंस। जो आप आईडी दोगे वो आगे और इसी एग्जाम के अकॉर्डिंग या इसमें सर्विसेज में या इंटरव्यू के टाइम पे वो फोटो आईडी ही यूज़ होगी। सो उस चीज़ को आप माइंड में या ध्यान रख के चलिए। सो इसके अकॉर्डिंग इसमें जो 7 सितंबर जो कि इसकी लास्ट डेट है, सो इस लास्ट डेट के बाद 14 से लेके 20 सितंबर तक ये टाइम पीरियड दिया गया है। सो इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इस टाइम पीरियड में आप इस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो। इस टाइम पीरियड में अगर उसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना हो तो वो इस एप्लीकेशन को आप विड्रॉ कर सकते हो और इससे आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। सो इसमें बाकी दे रहे हैं। सो इंस्ट्रक्शन, और ये इसमें जो इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग वो मैं मार्कशीट जो होती है जो एग्जाम के टाइम में, तो ये सारे इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि डू नॉट यूज़ पेंसिल और इंक पेन। सो इसमें पेंसिल और इंक पेन यूज़ नहीं होगा और इसमें ब्लैक बॉल पेन यूज होगा। सो मस्ट बी यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। सो बॉल पेन जो होते हैं ब्लैक कलर का उसमें ये यूज़ होगा। सो इसमें वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं कि इस टाइम कितनी वैकेंसी। इसमें टोटल 209 वैकेंसी आई हैं जो कि पिछले साल से काफ़ी कम हुई वैकेंसियाँ। और यूपीएससी का जो सीएपीएफ का जो पैटर्न चल रहा है कि हर साल वैकेंसी कम आती है, बिकॉज पता नहीं कुछ अलग रीज़न की वजह से। सो इस बार इसमें बीएसएफ की 78 हैं, सीआरएफ की 13, सीएसएफ की 69 वैकेंसी जो कि मोस्टली सब इसी को ही प्रेफर करते हैं। देन आईटीबीपी की 27, देन एसएसबी की 20। सो टोटल मिला के ये 209 वैकेंसी है। सो और इस टोटल वैकेंसी में 10% तो वैकेंसी रिजर्व है। ये सारी वैकेंसी रिजर्व होंगी जो एक्स सर्विसमैन के लिए। सो उस 209 में 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन जो अप्लाई करेंगे उनके लिए ये रिजर्व रहेंगी। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को फिल करें। और ये काफ़ी अच्छी जॉब होती है बिकॉज इसमें असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं। सो इसमें जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है वो बीएसएफ के भी असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, सीआरपीएफ के भी असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, सीआईएसएफ में भी असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, आईटीबीपी और एसएसबी में सभी में असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं। सो बीएसएफ जो कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती है जो पंजाब या बाकी जम्मू कश्मीर में वहाँ तैनात होती है, और जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस जो सीआरपीएफ जो रिजर्व में ये पुलिस फोर्स होती है इसमें भी काफ़ी सारे असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती है। सो इन बाकी आईटीबीपी या एसएसबी या सीआईएस इन सभी में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑफर, एक सुनहरा मौका है।
इसमें ये दे रखा है कि सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, जो इसमें जो सेंटर एग्जाम होगा वो किन किन सेंटर पर हो, तो उन्होंने पर्टिकुलर सिटीज़ के एग्जाम नाम दे रखे हैं। सो इनमें से आप अपना वो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी इजी रहे या आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इनमें से ये सारी चीज़ ये सेंटर्स के नाम दे रखे हैं और अपना आसपास के सेंटर को, सिटी को देख के इसमें कर सकते हैं। और इसमें ये दे रखा है कि और इसमें जो सेंटर जो अलॉट होंगे वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट होगा, मतलब जो कैंडिडेट सबसे पहले वो फॉर्म फिल करेगा वो उसी को ही वो सेंटर पहले मिलेगा। अगर उस सेंटर में या उस सिटी में सीटें फुल हो जाती हैं और कैंडिडेट उस सिटी में और काफ़ी ज़्यादा होंगे तो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट सर्विस में वो लागू करेंगे। सो जिसने उस सिटी में सबसे पहले फॉर्म फिल किया होगा उस सेंटर के लिए तो उनको वो सेंटर पहले प्रोवाइड मिलेगा, ना कि बाद वालों में। सो इसमें आप पहले इसमें ये चीज़ माइंड में रखिए। और एक चीज़ इसमें याद रखना कि जो EWS जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन मिलना है तो उस चीज़ को जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन में जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको ये चीज़ें जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसको अप्लाई करते समय इस एग्जाम के लिए इस मस्ट बी प्रोड्यूस एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फाइनेंशियल 2019-20 का जो इनकम और एसेट सर्टिफिकेशन जो इनकम सर्टिफिकेट होता है आपका वो आपको पहले फॉर्म भरते टाइम ही उसको इस चीज़ प्रोड्यूस करनी होगी, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज इस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी में फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्ज़ाम की? सो इसमें एलिजिबिलिटी देंगे, पहले तो नेशनलिटी देखी जाएगी सो इसमें पहले नेशनल मतलब इंडियन होनी चाहिए। और इस इंडियन के अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप नेपाल से बिलोंग करते हो या भूटान से बिलोंग करते हो तो आप इस एग्ज़ाम में फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो नेपाल, भूटान प्लस इंडियन, ये 3 कंट्री मतलब इंडियन के तो कर सकते हैं इंडिया के तो, और प्लस नेपाल और भूटान के लोग भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड इसमें सेक्स तो आप दोनों ही मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। अपॉइंटेड फॉर पोस्ट ऑफ कैंडिडेट। देन इसमें एज लिमिट भी कुछ दे रखी है कि इसमें एज 20 से लेके 25 तक, मैं 20 से लेके 25 तक के 20 के कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें रिजर्वेशन जो एज रिलैक्सेशन मिलता है बाय अदर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। सो जनरल वालों के लिए तो सिर्फ 20 से 25, बाकी अदर कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दे रखा है। जैसे कि ए मैक्सिमम 5 ईयर्स ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू, मतलब जो कैंडिडेट SC और ST से बिलोंग करते हैं उनको मैक्सिमम 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो OBC से बिलोंग करते हैं उनको मैक्सिमम 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो सिविलियन से या सेंट्रल गवर्नमेंट में इनमें वो पहले से ही जॉब करते हैं जो एक्स सर्विसमैन हो उनको अलग से और 5 साल का मिलेगा। सो हाउएवर द टोटल रिलैक्सेशन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस विल बी लिमिटेड टू 5 ईयर्स। सो जो ये लिमिटेड 5 ईयर्स के लिए है। सो इसमें जो आप अपनी एज देखोगे वो 2 अगस्त 1995 से देखना और लास्ट होगी 1 अगस्त 2000 तक। सो अगर आपकी एज अगर आपकी एज 2 अगस्त 1995 से लेकर 1 अगस्त 2000 तक के बीच में आती है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपकी एज इससे ज़्यादा आ रही है, अगर आप इन SC ST या OBC या आप एक्स सर्विसमैन में की कैटेगरी में आते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सो इसमें क्वालिफिकेशन भी देखेंगे। सो इसमें एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी सेंट्रल की होनी चाहिए, वो स्टेट की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और वो स्टेट यूनिवर्सिटी वो UGC एक्ट 1956 के अधीन होनी चाहिए। सो किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री प्राप्त की हो जिसमें आपकी बैचलर डिग्री हो। सो अगर आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसमें अदर स्पेस में देखें लाइक इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए। सो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में मैं इसमें आगे बात करूंगा, लेकिन अगर आपके पास NCC का B और C सर्टिफिकेट है तो आपको अलग से इसमें दीज क्वालिफिकेशन विल बी गिवन कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सो अगर आपके पास ये NCC का B और C का सर्टिफिकेट है तो इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट के टाइम पर वो आपको अलग से कंसिडर करेंगे या और बाकी अदर कैंडिडेट्स के मुकाबले आपको और ज़्यादा प्रेफर करेंगे इस जॉब के लिए। इस भी दे रखिए। सो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 200 जनरल OBC और इकोनॉमी वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये की फ़ीस है और बाकी जो
फीमेल हैं या SC ST कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी फीस इस फॉर्म के लिए नहीं है। तो इसमें अलग से कॉलम में दे रखा है कि ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST एंड ST आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस। तो जो भी कैंडिडेट SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी या वो नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस। सो नो फी एग्जाम्पशन इज, सो उन्होंने बोला हाउएवर OBC और इकोनॉमी वीकर सेक्शन कैंडिडेट को ऐसी कोई भी एग्जाम्पशन फीस में नहीं दी गई। सो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं। सो इसमें सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा जो कि 20 दिसंबर को होगा। सो इस 20 दिसंबर को जो एग्जाम, तो एक ही दिन में इसके 2 एग्जाम है। पहला 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा, सेकंड इसमें इसमें ब्रेक के बाद इसमें 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। सो पहला एग्जाम तो फर्स्ट टर्म जो पेपर 1 होगा उसमें वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और जिसमें पेपर 2 होगा वो रिटन एग्जाम होगा। सो द क्वेश्चन इन पेपर 1 इज अ मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्ट MCQ जिनको बोलते हैं, और पेपर 2 जो कि जनरल स्टडीज ऐसे हैं कंप्रेहेंसिव जो कि 200 मार्क्स का होगा, और पेपर 1 250 मार्क्स का होगा। सो इसमें ये ध्यान से रखना। सो पहला जो होगा इसका रिटन एग्जाम होगा, एक ही दिन में 2 एग्जाम होंगे। पहला पेपर 1 जो कि MCQ होगा जो कि 250 मार्क्स का होगा, देन पेपर 2 जो इसमें जनरल स्टडी ऐसे और कंप्रेहेंशन होगा जो कि रिटन एग्जाम होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। इसमें एक और चीज़ दे रखी है कि अगर आप ऐसे कंपोनेंट अगर आप ऐसे लिखते हैं तो उसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट इसमें अगर आप प्रेसिज राइटिंग या कंप्रेहेंसिव कंपोनेंट या अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो होती हैं उसको वो सिर्फ इंग्लिश में ही लिखोगे। लेकिन आप ऐसे की चीज़ को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट प्रेसिज राइटिंग और कंप्रेहेंशन को इंग्लिश में ही आपको लिखना पड़ेगा। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसको बोला वो होगा। सेकंड जिसको पैट जिसको बोलते हैं, इसमें फिजिकल टेस्ट होगा। सो इसमें आपकी पहले तो 100 मीटर की रेस होगी जो कि मेल्स को 16 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी और फीमेल्स को 18 सेकंड में। देन सेकंड होगी 800 मीटर की रेस जो कि मेल को 3 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी और फीमेल को 4 मिनट 45 सेकंड में। देन आपकी थर्ड होगी लॉन्ग जंप जो कि मेल के लिए 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप होगी। देन फीमेल के 3 मीटर की जंप होगी। देन फोर्थ होगी शॉर्ट पुट जो कि मेल्स के लिए हो, इसमें 7.26 kg का एक लोहे का गोला होगा, उसको आपको 4.5 मीटर तक फेंकना होगा जो कि इसे मेल्स के लिए है। सो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का इसमें है कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसमें 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, देन लॉन्ग जंप, देन शॉर्ट पुट। और इसमें अलग से ये चीज़ रखी है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं और प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ पैड विल बी डिस्क्वालिफिकेशन एंड प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट विल बी रिजेक्ट। सो अगर जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं अगर फिजिकल टेस्ट के टाइम पर अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है या वो प्रेग्नेंट पाई जाती हैं तो उनको वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी फिजिकल टेस्ट होगा वो होम मिनिस्ट्री के अंदर एक नोडल अथॉरिटी बनाई दी गई जिसमें या कभी कभार BSF या ITBP इनके अंडर ही ये फिजिकल टेस्ट होते हैं। सो ये सब होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ये इनके अंडर में ही आपके फिजिकल टेस्ट होंगे। सो दीज टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन वेरियस सेंटर, जो काफ़ी वेरियस सेंटर्स में होंगे, अलग अलग इंडिया के अलग अलग सेंटर्स में होंगे। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जो अगर ये टेस्ट जब होगा जब आपने मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो उसको क्वालिफाई या पर्सनैलिटी टेस्ट उसको क्वालिफाई करें तो इसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। सो इस पर्सनैलिटी टेस्ट में 150 मार्क्स का ये होता है। सो अगर आप इस इंटरव्यू करते हैं तो 150 मैक्सिमम आप 150 मार्क्स तक ला सकते हैं। सो इसके बाद आपकी मेरिट फाइनल सिलेक्शन या मेरिट बनती है। सो द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू पर्सनैलिटी। सो जो फाइनल सिलेक्शन की जो मेरिट बनती है वो रिटन एग्जाम और प्लस इंटरव्यू में जितने मार्क्स आए हैं उनके बेसिस पर बनती है। सो जो फिजिकल टेस्ट होता है वो सिर्फ क्वालिफाइड टेस्ट होता है, आपको वो टेस्ट सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। सो बाकी अदर आर्म फोर्स की कंपैरिजन में CFPF असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल टेस्ट बाकी के कंपेयर में काफ़ी इजी होता है। सो आप इस फिजिकल टेस्ट को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सो इसी वजह से इसको क्वालिफाइंग टेस्ट किया गया है।
देन इसमें सिलेबस दे रखा है, इसमें सिलेबस देखते हैं क्या आएगा। सो पेपर 1 में जो आता है जनरल एबिलिटी, सो पेपर में पहले जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस आएगा। सो इसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे। सो जनरल एबिलिटी में जनरल मेंटलिटी, जिसमें रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, देन क्वांटिटी एप्टीट्यूड, देन इसमें कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे। देन इसमें फिर सेकेंड आएगा जनरल साइंस, इसमें साइंस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस और टोटल मिला के अब मैं बोलूँ वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको लूसेंट की जनरल साइंस की बुक्स काफ़ी ठीक रहेगी इस जनरल साइंस के सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। देन इसके बाद करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सो मतलब इसमें करंट अफेयर्स, सो इसमें 1 साल का करंट अफेयर इनफ है इस CFF एग्जाम के लिए। सो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का या आप द हिंदू डेली फॉलो कर रहे होगे तो करंट अफेयर उससे आपके कंप्लीट हो सकते हैं या कवर हो सकते हैं। सो या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर 1 साल का करंट अफेयर आप उठा सकते हैं, उससे आपके करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, सो पॉलिटी के लिए तो वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत बुक है, तो वो पॉलिटी उससे कवर हो जाएंगे। देन इकोनॉमी के लिए आप श्री राम देख सकते हैं या उसके अलावा मुन्नाल के वीडियो, लेकिन CFF के लिए मुन्नाल के वीडियोस काफ़ी बड़े हो जाएंगे, तो आप श्री राम के नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज इकोनॉमी के क्वेश्चन इतने डीप इस CFF के एग्जाम में इकोनॉमी के क्वेश्चन इतने डीप नहीं आते। देन इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सो हिस्ट्री के लिए आप या तो NCERT बिपिन चंद्र ले सकते हैं या स्पेक्ट्रम की बुक ले सकते हैं। दोनों ही अपनी जगह काफ़ी अच्छी हैं, दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं, दोनों ही हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी हैं। देन इसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी आप 6 से लेकर 12 तक की NCERT ज्योग्राफी की NCERT फॉलो करिए। सो ये NCERT ही ज्योग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी हैं और इससे ज्योग्राफी वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो सकता है। देन पेपर 2 के लिए जनरल स्टडीज एंड ऐसे एंड कंप्रेंशन, सो इसके लिए आपको डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी आपको डेली ही एक या दो ऐसे करना पड़ेगा, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग होती है। देन कंप्रेंसिव या इसमें ऐसे देखना। देन जनरल हिस्ट्री बाकी अलग सब्जेक्ट के देखने पड़ेंगे। देन इसमें देख कंप्रेंसिव, इसमें प्रेसेस राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करने में, देन इसमें कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो इसमें इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, सो आपको जनरल इंग्लिश के बारे में जो ग्रामर होती है सो उसको भी आपको इसमें कंप्लीट करना पड़ेगा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द UPSC लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।